हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई है आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज आपके फाइनल्स के लिए मैं आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो आपके पूरे फुल सिलेबस के हैं। भाई 3 चैप्टर्स हैं आपके। सबसे पहला चैप्टर है आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेकंड है आपका टिश्यूज चैप्टर एंड द लास्ट वन इज द इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये तीनों ही चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ जो गारंटीड आपके फाइनल्स में आने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद दिस थिंग। तो अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए जो भी आपके सेशंस यूट्यूब पे हो रहे हैं या वेदांतु क्लास 9 चैनल पे हो रहे हैं, या फिर आपको उनकी हैंड रिटन पीडीएफ चाहिए जो आपको हेल्प कर सकती है आपका नोट्स प्रिपेयर करने में, तो सब कुछ आपका अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, आपके एक एक्सेल शीट अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिस पे आप अगर क्लिक करोगे तो आपको मेरे सारे सेशंस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। इवन आपको क्लास 9 के प्रैक्टिस पेपर्स भी अवेलेबल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू डू अ साइन अप। साइन अप करने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जब आप उस लिंक को क्लिक करोगे ना तो एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको फ़ोन नंबर या फिर अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा। तो फ़ोन नंबर जब आप डालोगे तो एक OTP आएगा, वो OTP से लॉगिन करके आप ये सारी ही चीज़ें वहाँ से उस एक्सेल शीट से पर्टिकुलरली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जस्ट 1 क्लिक में। चलो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर यूकैरियोटिक सेल्स। तो भाई यूकैरियोटिक सेल्स आप सबको पता है क्या होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं आपके कौन से होते हैं? एक तो होते हैं आपके एनिमल सेल्स एंड दूसरे होते हैं आपके प्लांट सेल्स, या नॉर्मल हम ह्यूमन सेल्स जो बोलते हैं उनको हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। और हम उनको डिफाइन कैसे करते हैं? बिकॉज दे हैव पर्टिकुलर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जिसके अराउंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो अब आप मुझे ये बताना कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। येस और नो में आपको आंसर करना पड़ेगा। दे हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट। तो मैंने अभी आपको बताया जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके पास प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? इट्स करेक्ट, यस हो गया। ठीक है, पेन चेंज कर लेती हूँ भाई, दिख नहीं रहा होगा। नेक्स्ट, दे डोंट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ऑब्वियस ही बात है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, दैट मीन्स दे डू हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत, नो। ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूकैरियोटिक सेल्स। तो भाई ये क्या होना चाहिए? इसका आंसर आप मुझे बताओगे। तो यूकैरियोटिक सेल्स ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं या नहीं होते हैं? तो दे आर नॉट द कहता है यूकैरियोटिक सेल्स, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। आपके एल्गी, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब आपके यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है इन ब्रीफ स्टेटमेंट व्हाट हैपेंस व्हेन। ठीक है, तो भाई ड्राई एप्रिकॉट्स आर लेफ्ट फॉर सम टाइम इन प्योर वाटर एंड लेटर ट्रांसफर टू अ शुगर सोल्यूशन। तो ड्राई एप्रिकॉट से मतलब पानी का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो सपोज करो मैंने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर मैंने कोई ड्राई एप्रिकॉट डाल दिया जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। तो आपको पता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस जो आपका पानी होगा वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करने लगेगा। अब भाई ड्राई एप्रिकॉट्स में पानी का कंसंट्रेशन क्या है? लो है। तो सोल्यूशन से पानी एंटर कर जाएगा आपका इनसाइड द ड्राई एप्रिकॉट्स और इससे क्या हो जाएंगे? एप्रिकॉट्स जो हो जाएंगे वो स्वेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दे गेट स्वेल अप। तो भाई ये सबसे पहला स्टेप हो गया। अब उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने इसी स्वेल एप्रिकॉट्स को किस में रख दिया? ट्रांसफर टू शुगर सोल्यूशन। अब जो शुगर सोल्यूशन होता है ना आपका, उन शुगर सोल्यूशंस में आपका वाटर का कंटेंट जो होता है वो लो होता है। तो अब पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा? इनसाइड द ड्राई एप्रिकॉट्स। अब ड्राई तो रहे नहीं, आपका स्वेल्ड अप होगा, तो उन स्वेल एप्रिकॉट्स में से पानी जो होगा वो बाहर मूव करने लगेगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोऑस्मोसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोऑस्मोसिस आपका जो पानी होगा वो एप्रिकॉट्स के अंदर से निकल करके बाहर सोल्यूशन में एंटर करने लगेगा, दैट इज द शुगर सोल्यूशन। ठीक है, तो अब वो क्या हो जाएंगे? दे गेट श्रिंक। अब पानी लॉस हो गया तो ऑब्वियस ही बात है श्रिंक हो जाएंगे। नेक्स्ट, A red blood cell is kept in concentrated saline solution। अब एक concentrated saline solution में आपने अपने red blood cells को रख दिया है तो क्या होगा? The plasma membrane of a cell breaks down and the rheoliths are boiled in water first and then a drop of sugar solution is put into it and Golgi apparatus is removed from the
सेल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है आपकी वो रेड ब्लड सेल है। तो रेड ब्लड सेल्स कैसे होते हैं आपको पता है, बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं, दे आर बाइकॉन्केव शेप, बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड होते हैं। तो अगर आप उनको किस में रखोगे, सेलाइन सोल्यूशन में रखोगे तो इट वुड लीड टू द एक्सो ऑस्मोसिस। आरबीसीज के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हाई अमाउंट ऑफ H2O प्रेजेंट होगा, जबकि आपके सेलाइन सोल्यूशन में सॉल्यूट का कंटेंट और सॉल्वेंट का कंटेंट, सॉल्वेंट मतलब वाटर का कंटेंट काफी कम होगा। तो पानी जो होगा वो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड मूव करने लगेगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, ए भाई नेक्स्ट उसने बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल ब्रेक्स डाउन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इट्स अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करती है, व्हाट एवर मॉलिक्यूल्स ट्राई टू एंटर इनसाइड द सेल। तो भाई अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेकआउट हो गई है, तो जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल होगा या कोई भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो आपके सेल के अंदर इजिली एंटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो सेल क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सेल इन्फेक्टेड हो गया तो सेल डेथ के चांसेस होते हैं, क्योंकि सेल जब इन्फेक्ट होता है तो लाइसोसोम्स ट्राइज टू बर्स्ट। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, सुसाइडल बैग्स होते हैं, वो बर्स्ट होकर के अपने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सेल होता है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। रियो लीव्स आर बॉइल्ड इन वाटर फर्स्ट एंड देन अ ड्रॉप ऑफ शुगर सोल्यूशन इज पुट ऑन इट। ये जो रियो लीव्स थी आपकी, अगर इनको आपने बॉईल नहीं किया होता तब आपको इसके सोल्यूशन में जो स्टार्च सोल्यूशन या आयोडीन सोल्यूशन वॉट एवर सोल्यूशन यू आर पुटिंग ऑन, वो आपका कोई वरना कोई रिएक्शन शो करता है। लेकिन अब आपने रियो लीव्स को क्या कर दिया, बॉईल कर दिया। तो बॉईल करने की वजह से इसके जो सेल्स हो जाते हैं वो डेड हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, सेल डेथ हो जाती है। तो अब रियो लीव को आप कुछ भी करोगे, पानी में बॉईल करने के बाद कोई भी सोल्यूशन डालोगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि रियो लीव्स के सेल क्या हो गए, डेड सेल्स, और डेड सेल्स कोई भी टाइप का सोल्यूशन या फिर कोई भी टाइप का ऑस्मोसिस परफॉर्म नहीं करते। नाउ द गोल्गी apparatus इज रिमूव फ्रॉम द सेल। तो गोल्गी apparatus का काम क्या होता है, हमारी प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं, प्रोटीन पैकेजिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, लाइसोसोम्स की सिंथेसिस करते हैं। तो ये सब में से कोई भी फंक्शन वो परफॉर्म नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है सेल का ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ जाएगा, और बिगड़ जाएगा तो धीरे धीरे करके आपकी सेल डेथ भी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, इजी थे क्वेश्चन सारे। Moving on to the next question, why does an organism, plant or animal require different types of cells in the body? तो देखो भाई, plants जो होते हैं they live the sedentary life। कैसी लाइफ होती है उनकी, sedentary लाइफ होती है, मतलब वो still रहते हैं, इधर उधर मूव तो करते नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। एंड दे लिव इनसाइड इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, वॉट एवर थिंग्स आर गोइंग ऑन। एक्सटर्नल टेम्परेचर होने की वजह से प्लांट में ना डेड टिश्यूज ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं, डेड सेल्स और डेड टिश्यूज ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो उनको क्या प्रोवाइड कर सके, मैकेनिकल सपोर्ट या फिर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए आपके प्लांट्स के अंदर डेड सेल्स का कंटेंट ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़, इनको एनर्जी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये एक जगह पे स्टिल रहते हैं, सिडेंट्री लाइफ शो करते हैं। इसकी वजह से प्लांट सेल्स में आपके डेड सेल्स ज़्यादा होते हैं। और एनिमल्स की बात करें तो वी आर मोटाइल इन नेचर। भाई हम चलते फिरते रहते हैं, हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी की वजह से हमारे अंदर क्या होते हैं, ज़्यादातर लिविंग सेल्स। वी डू कंटेन लिविंग सेल्स, जो कि आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करके क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो इसीलिए हमारे दोनों बॉडी में, प्लांट बॉडी में एंड एनिमल बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फोर्थ है, व्हाट इज द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स मेड अप ऑफ। ब्लड वेसल्स में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो भाई जहाँ पे एक्सचेंज होता है वहाँ पे आपके सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम। व्हाट इज द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन मेड अप ऑफ। स्मॉल इंटेस्टाइन का दो फंक्शन क्या होते हैं, एक तो एब्जॉर्प्शन करवाने का काम होता है, जो भी खाना डाइजेस्ट हो गया है, और एंजाइम्स के सिक्रीशन करवाने का काम होता है। तो भाई इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, और दे कंटेन कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। व्हाट इज द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ। किडनी ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है, एक्सक्रीशन करवाना या फिर ADH का सिक्रीशन करवाना। तो ये एक्सक्रीशन का काम जो होता है आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स करते हैं। तो आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं आपकी किडनी ट्यूब्यूल्स में। वेयर आर द एपिथेलियल सेल्स विद सीलिया फाउंड। सीलिया जो होता है वो आपके मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। सीलिया जो होता है वो क्या करवाता है, दे हेल्प्स इन द मूवमेंट। तो बॉडी में जहाँ भी आपकी इंटरनल मूवमेंट हो रही होगी वहाँ पे आपके सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फेलोपियन
ट्यूब विच इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट। फेलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, या फिर आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी बता सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी खाना क्या होता है, हम मूव करवाते हैं इनसाइड द स्टमक। तो ये हो गए आपके सारे आंसर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम बिलो शोड द एक्सपेरिमेंटल। ये आपका ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आपके सिमिलर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 4 बीकर्स लिए हैं, उसके अंदर उन्होंने पोटैटोज डाले हैं, पोटैटो के बीच में उन्होंने हॉलो कर दिया है। ए के अंदर ये कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है आपका ये। बी के अंदर उसने शुगर सोल्यूशन डाला है, ठीक है, एंड सी के अंदर उसने सॉल्ट सोल्यूशन डाला है, ठीक है, और डी जो है आपका बॉइल्ड पोटैटो है। अभी मैंने आपको बताया जब आप कोई भी मटेरियल को बॉईल करते हो तो उसके सेल्स क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं। तो बॉईल करने की वजह से ये जो पोटैटो के सेल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, लेकिन स्टिल इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, शुगर सोल्यूशन प्रेजेंट है। तो आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। एक्सप्लेन वेयर द वाटर विल गैदर्स इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ द पोटैटोज। अब भाई ए के अंदर कुछ भी नहीं है, नील है, नथिंग इज प्रेजेंट इनसाइड द हॉलो पार्ट ऑफ द ए पोटैटो। तो ये एम्प्टी है, इसके अंदर कोई पानी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। बी और सी के अंदर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तो शुगर और एक सॉल्ट सोल्यूशन प्रेजेंट है। तो हॉलोड पोर्शन में कहाँ पे, सॉरी, बी एंड सी पोर्शन में आपका जो पानी हो जाएगा वो गैदर कर जाएगा, बिकॉज पानी का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड पानी मूव करने लगेगा बाय द प्रोसेस ऑफ एंडो ऑस्मोसिस। दोनों ही प्रोसेस में एंडो ऑस्मोसिस होगा, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ ए एंड डी। ए जो है एम्प्टी था, इसीलिए नहीं एंटर किया। डी जो है आपका, उसमें शुगर सोल्यूशन प्रेजेंट होने की वजह से भी आपका एंटर नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि वो बॉइल्ड पोटैटो है। बॉइल्ड जो होते हैं वो आपके बॉइल्ड सेल्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, तो डेड सेल्स के अंदर कोई भी प्रोसीजर नहीं होता है, ठीक है। डेड सेल के अंदर कोई भी प्रोसीजर नहीं होता, ना ही वो एंडोऑस्मोसिस का होता है, ना ही एक्सोऑस्मोसिस का, तो वो कोई भी प्रोसेस नहीं शो करेगा। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 6 है, गिव एनी 3 प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर पेस्ट कंट्रोल। ओके, व्हाट प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स आर यूज्ड बिफोर द ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज। तो पेस्ट कंट्रोल के लिए आप या तो इंसेक्टिसाइड्स यूज कर सकते हो, ठीक है, उनको किल करने के लिए, या फिर आप हर्बिसाइड्स यूज कर सकते हो जो वीड्स होते हैं उनको रिमूव करवाने के लिए। ये जो हर्बिसाइड्स होते हैं और वीडीसाइड्स होते हैं, देखो आपने 2 पढ़े होंगे, एक पढ़े होगा आपने हर्बिसाइड्स और एक पढ़ा होगा आपने वीडीसाइड्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हर्बिसाइड्स जो होते हैं उनका काम सिर्फ होता है प्लांट्स को ग्रो नहीं करने देना, जबकि वीड्स जो होते हैं वो ऑलरेडी ग्रोन प्लांट्स को जो किल कर देते हैं, तो ये डिफरेंस होता है। और हर्बिसाइड्स जो होते हैं वो आपकी वीडीसाइड्स की ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे पेस्ट कंट्रोल आप यूज कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मली ग्रीन मैन्योर का यूज कर सकते हो फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए सॉइल की। तो ये सारे पेस्ट कंट्रोल के मेथड आप यूज कर सकते हो। मैनुअल मेथड भी यूज कर सकते हैं, हम लोग मैनुअली भी रिमूव कर देते हैं वीड्स को, या फिर आप पेस्टिसाइड्स यूज कर सकते हो, बट दीज आर केमिकल्स। आप सबको पता है कि ये सॉइल की फर्टिलिटी और प्लांट की क्वालिटी को भी खराब करते हैं। What preventive measure and control measures are used before grains are stored for the future use? Future use में अगर आपको भाई इतना सारा खाना प्रोड्यूस हो गया है, क्रॉप्स प्रोड्यूस हो गए हैं, तो उनको हमें कहीं ना कहीं प्रॉपर प्लेस पे स्टोर करना पड़ता है। तो आप उसको स्टोर कैसे करोगे? सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि उन क्रॉप्स के अंदर मॉइस्चर नहीं प्रेजेंट है। ये जो मॉइस्चर होता है ना, इट हेल्प्स टू ग्रो द फंगस। फंगस को मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने की। तो अगर आपने क्रॉप्स को स्टोर करके रखा है और क्रॉप्स के अंदर बहुत एक्सेस अमाउंट में मॉइस्चर है, तो ये जो क्रॉप्स होंगे ना वो उनके ऊपर फंगस लग जाएगी, क्योंकि फंगस को मॉइस्चर इन्वायरमेंट चाहिए होता है। नेक्स्ट चीज़ होती है आपकी टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंडी है, तब भी आपकी ग्रेन्स की जो क्वालिटी होती है वो डिट्रॉइट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ आपकी क्लीननेस। ऑब्वियसली फ्यूमिगेशन करवा सकते हो आप। फ्यूमिगेशन में हम लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं फ्यूम्स की तरह, जिसमें हम पूरे स्टोरेज हाउस को क्लीन करते हैं। अगर आपने क्लीन नहीं किया है तो ऑब्वियस सी बात है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन, या कोई बर्ड्स, माइट्स, या फिर आपके चूहे, ये सब आपके ग्रेन्स को ख़राब कर सकते हैं। तो इन सब से बचाने के लिए हम ये प्रॉपर मेथड्स यूज करते हैं, फ्यूमिगेशन का, मॉइस्चर कंट्रोल का, टेम्परेचर कंट्रोल का, प्रॉपर क्लीनलीनेस मेंटेन करते हैं स्टोरेज हाउसेस की। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आ सकता है। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द गार्ड सेल्स रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स। अब मैं आपको बता दूं कि ये आपका 9th क्लास का जो ये क्वेश्चन है, ये आपके क्लास 10th का भी क्वेश्चन है, आपके क्लास 10th के बोर्ड्स में भी पूछा जाता है। तो अगर आप अभी से पढ़ लोगे तो फायदा हो जाएगा। देखो कुछ होता नहीं है, आपका जो स्टोमेटा होता है ना उसमें गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं,
किडनी शेप सेल्स। ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, इनके अंदर मूवमेंट होती है वाटर की। तो अगर आपका H2O जो है वो बाहर से आपका फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड मूव करता है, तो ये गार्ड सेल्स जो हो जाते हैं फूल जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, दे बिकम टर्जिड। क्या हो जाते हैं? टर्जिड हो जाते हैं। और जैसे ही ये टर्जिड होते हैं, ये जो स्टोमेटल पोर होता है ना, ये जो स्टोमेटल पोर होता है, ये आपका क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। ये तब होता है जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी एंटर करने लग जाता है, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट होता है जब गार्ड सेल्स के अंदर से पानी बाहर मूव करने लग जाता है, इट मूव्स आउटसाइड। तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं? श्रिंक हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं, और स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। तो इट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच एक्चुअली कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द गार्ड सेल्स। सिंपल, ठीक। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर को है, ये कौन सा फिगर है? कोई बात नहीं, देखते हैं। Figure shows the two crop fields plot A and B has been treated by the manures and chemicals fertilizers respectively. Okay, तो A को मैन्योर से ट्रीट किया गया है, ये आपका A प्लॉट है, ये आपका B प्लॉट है जिसको केमिकल फर्टिलाइजर्स से ट्रीट किया गया है। ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डज द प्लॉट B शो सडन इंक्रीज एंड देन ग्रेजुअल डिक्रीज इन यील्ड? तो भाई सडन इंक्रीज इसीलिए क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये मैनुअल मेथड से, मैन मेड मेथड से प्रिपेयर्ड होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जितना प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उतना न्यूट्रिएंट्स वो स्पेसिफिक टाइमिंग पे प्रोवाइड करते हैं। तो एकदम से ग्रोथ यहाँ पे आपको दिखने लगी, लेकिन धीरे धीरे क्वालिटी डिक्रीज हो गई किसकी? सॉइल की। अब ऑब्वियस सी बात है, क्रॉप कहाँ पे ग्रो करेंगी? सॉइल में ग्रो करेंगी। तो सॉइल में जहाँ पे आपके न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आपका ऑर्गेनिक मैटर भी इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है? ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज द सॉइल की फर्टिलिटी। तो सॉइल की फर्टिलिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो क्रॉप्स ऑब्वियस सी बात है ग्रो करना बंद कर देंगी। इसीलिए आपको यहाँ पे एकदम ग्रेजुअल इंक्लाइन दिख करके ग्रेजुअल डिक्लाइन दिखने लगा। नेक्स्ट है आपका व्हाई इज द हाईएस्ट पीक इन प्लॉट ए ग्राफ स्लाइटली डिलेड। तो भाई देखो, मैन्योर जो होते हैं ना, मैन्योर को आपको बहुत लार्ज क्वांटिटी में यूज करना पड़ता है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होते। न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक का मतलब होता है मैन्योर्स के अंदर ना ऑर्गेनिक मैटर, एनिमल एक्सक्रीटा, वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको डिकम्पोज करवाया जाता है। तो इनके अंदर जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रेजेंट होता। तो ऑब्वियस सी बात है, पर्टिकुलर टाइमिंग पे अच्छे खासे अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स ना मिलने की वजह से धीरे धीरे करके क्रॉप्स ग्रो करती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन में ग्रो करना, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन लग जाता है उनको ग्रो करने में। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ना स्लाइटली डिले दिख रहा है क्रॉप्स की प्रोडक्शन में और क्रॉप्स की ग्रोथ में। What is the reason for the different pattern of these two graph? भाई डिफरेंट रीजन ये है कि एक में हमने मैन्योर यूज किया है जो कि आपके न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते हैं, उनको टाइम लगता है ग्रो करने में। दूसरा होता है आपका फर्टिलाइजर्स जो कि आपके न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं लेकिन वो केमिकल्स बेस्ड होते हैं। बहुत सारे मैनमेड केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं, मतलब सॉइल की सैलिनिटी को इंक्रीज करते हैं, सॉइल को खराब करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, खराब हो रही है तो ग्रो नहीं करेंगे क्रॉप्स। तो इसीलिए आपको ये दोनों ही ग्राफ इतने डिफरेंट दिख रहे हैं। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी था क्वेश्चन। Vasu was helping his mother in laying the table. What happened if the salt is sprinkled on the salad? तो भाई देखो, ये हम हैं क्या? आलसी ओपी। तो हम जब तक हमको क्वेश्चंस डायरेक्टली हमसे सॉल्व नहीं होते हैं, हमको केस बेस्ड क्वेश्चंस की भाई धीरे बोलो केस बेस्ड क्वेश्चंस जब तक हमको सॉल्व नहीं करने आते हैं तब तक हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो रहे हैं तो हम केस बेस्ड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट होता है। तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले ही क्वेश्चन का आंसर तुम लोग को मिल गया लेकिन स्टिल मैं समझाऊंगी तुमको, देख लो। What would happen if the salt is sprinkled on the salad? अब ऑब्वियस सी बात है, जो सैलेड है, क्यूकुम्बर है जो लोग बोलते हैं, खीरा ककड़ी जो भी होती है, उसके अंदर पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अब जो सॉल्ट है भाई, बाहर के इन्वायरमेंट में आपका जो प्लेट होगा उसमें पानी की कमी होगी, लो कंटेंट होगा आपका, तो बाहर जो होगा आपका लो H2O का अमाउंट होगा और आपके जो सैलेड के अंदर होगा वो हाई H2O का अमाउंट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, कहाँ से जाता है आपका पानी? हाई टू लो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्सो ऑस्मोसिस, धीरे धीरे करके आपके प्लेट में पानी भरने लग जाता है जब आप सैलेड पे सॉल्ट स्प्रिंकल करते हो। विच प्रॉपर्टी ऑफ सैलेड इज सीन एडिंग सॉल्ट टू इट? भाई ऑस्मोसिस की प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलती है। व्हाट वैल्यू ऑफ वासु इज सीन? तो भाई क्या वैल्यू देखी थी हमें भी बता दो। व्हेन दे हैड सम गेस्ट फॉर डिनर वासु वाज अबाउट टू स्प्रिंकल सॉल्ट एंड हिज मदर स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग
so and told him that it is too early to sprinkle salt, he should do so only when they are seated for having the dinner. भाई इसमें कौन सी वैल्यू दिख गई? यही वैल्यू दिख गई कि अपनी मम्मी की बात मान रहा है, और क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the characteristics possessed by the parenchyma? आपके जो parenchyma होते हैं, they are the type of simple permanent tissues. They are the type of simple permanent tissues. Simple permanent tissues का काम होता है आपका मेनली स्टोरेज का। ये जो पेरेनकाइमा होते हैं आपके हर एक लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं, वो रूट्स हो, स्टेम्स हो, लीव्स हो, वगैरह वगैरह सब हो। तो पेरेनकाइमा जो होते हैं वो आपके लिविंग सेल्स होते हैं, एंड लिविंग सेल्स जो होते हैं उनका मेन काम होता है स्टोरेज करने का, वो वेस्ट मटेरियल स्टोरेज करने का हो या फिर आपका खाना स्टोर करने का हो। ये जो पेरेनकाइमा होते हैं दे आर ऑफ द टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके क्लोरेनकाइमा, ठीक है। क्लोरेनकाइमा जो होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट हो तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या करवा रहे होंगे, दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट जो होता है आपका वो होता है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा जो होता है इनके अंदर प्रेजेंट होता है एयर कैविटीज। क्या प्रेजेंट होती है? एयर कैविटीज। और जो एयर कैविटीज होती हैं वो इसको बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। तो जो आपके एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं ना, फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं एरेनकाइमा, विच इज अ टाइप ऑफ पेरेनकाइमा। ठीक, पेरेनकाइमा इज वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यूज फॉर प्लांट्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब ऑब्वियस ही बात है खाना बहुत जरूरी है, जैसे मैम को हर समय भूख लगती रहती है, खाने का नाम लेती रहती हैं, तो वैसे ही प्लांट्स को भी फूड के स्टोरेज करना पड़ता है। तो पेरेनकाइमा उनके अंदर प्रेजेंट होता है जो उनके खाने के स्टोरेज या वेस्ट मटेरियल के स्टोरेज में हेल्प करता है। लेट मी टेल यू, जो प्लांट्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो हमारे लिए यूजफुल होता है। आप सबको पता है गम्स जो होती हैं, रेजिन्स जो होती हैं, उनको हम लोग कंज्यूम करते हैं। अच्छा What are the two specialized forms of the parenchyma tissues? अभी मैंने आपको बता दिए। एक होता है आपका एरेनकाइमा जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, बायोन्सी प्रोवाइड करता है, और पहला होता है आपका क्लोरेनकाइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करवाता है। चलो तो भाई खत्म हो गया, एक बार रीड कर लेना, तुम लोग खुद ही बता दिया मैंने। और अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। गुड बॉयज। और अगर आपको मेरे सारे सेशंस के और या बाकी मास्टर टीचर्स के सेशंस के डेली अपडेट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को, नहीं चाहिए 9 का है, चाहिए डेली अपडेट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो जल्दी से भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय एंड टेक केयर।